हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। देयर माइट बी मेनी प्लेसेस इन वन सिंगल लैटिट्यूड। In order to locate them, we need a different set of vertical imaginary lines called meridians of longitude. हमने देखा कि हमारी अर्थ में हमने अभी तक एक पैरामीटर बनाया है और वो पैरामीटर क्या था कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं, यू हॉरिजॉन्टल लाइंस। लेकिन अब इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या था, जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करोगे तो पूरे अर्थ के चारों तरफ एक सर्किल की बात हो रही है और वो जगह उस पूरे सर्किल में कहीं पे भी हो सकती है। तो अब ये जो दूसरा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि उस सर्किल में कहाँ, ये है लॉन्गिट्यूड। और ये दरअसल क्या है, ये एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि वर्टिकल हैं। वर्टिकल यानी कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं सीधे। इस तरीके से बहुत सारी लाइंस बनाई गई हैं, इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। और अब आप ये पता लगा सकते हो कि किस सर्किल में है कोई जगह लैटिट्यूड से, और इस सर्किल में कहाँ है ये आप पता कर सकते हो लॉन्गिट्यूड से। They are semicircles which run from North Pole to South Pole. ये सेमी सर्किल्स होते हैं। लैटिट्यूड क्या थे, पूरे सर्किल थे, और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सेमी सर्किल्स हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में याद कैसे रखें कि लैटिट्यूड कौन से वाले हैं, लॉन्गिट्यूड कौन से वाले हैं, तो लैटिट्यूड के मैंने आपको क्या बताया था, लैटिट्यूड इस तरीके से याद करिए कि कोई आदमी लेटा है, लेटा मतलब हॉरिजॉन्टल, एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग यानी कि लंबा। आदमी लंबा होता है तो कैसा होता है, यूँ सीधा, जब सीधा खड़ा होता है। तो लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आप याद रखिए कि वो सीधे खड़े हैं। और दे आर सेमी सर्कल्स, नॉर्थ पोल से शुरू होके वो साउथ पोल में ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से सेमी सर्कल्स हैं, सिर्फ आधा सर्किल। और ये रन कहाँ करते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब इक्वल लेंथ के हैं। जो लैटिट्यूड्स थे हमने देखा था, इक्वेटर जो सेंटर से होके जाता है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, और जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं लैटिट्यूड छोटे होते चले जाते हैं और पोल्स में बिल्कुल बस एक पॉइंट रह जाता है। जबकि लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, क्योंकि पूरी अर्थ में ये सेमी सर्कल्स चलते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो ये सब के सब इक्वल लेंथ के होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। अब अगर आप दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की बात करो तो आप देख रहे होंगे सारे लॉन्गिट्यूड्स एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही जगह पे मिल जाते हैं। और इन दो लैटिट्यूड या दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है इक्वेटर के आसपास, और फिर से घटता चला जाता है, ठीक है। और यहीं पे एक ही जगह से शुरू होते हैं और एक जगह पे ख़त्म होते हैं, टुवर्ड्स पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। द काउंट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बिगिन्स फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच where the British Royal Observatory is located। अब हमने ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें किसी जगह को लोकेट करना है तो हमने लैटिट्यूड्स तो पता कर लिए, लॉन्गिट्यूड्स अब हमें बनाने हैं लोकेट करने के लिए किसी जगह को। तो हमने लॉन्गिट्यूड्स जो बनाए इसमें हमें कोई ज़ीरो पॉइंट चाहिए था जहाँ से हम गिनना शुरू करें। लैटिट्यूड्स गिनने के लिए हमारे पास एक ज़ीरो पॉइंट था, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ से हमें एंगल निकालना है। लॉन्गिट्यूड्स में ज़ीरो पॉइंट किसको माना जाए, तो लॉन्गिट्यूड्स में ज़ीरो पॉइंट माना जाता है ग्रीनविच को। यूनाइटेड किंगडम में ये जगह है ग्रीनविच, जहाँ पे सिचुएटेड है क्या, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो उस जगह को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। अगर मान लीजिए ये एक वर्ल्ड मैप है तो ये जो जगह है इंग्लैंड में, ये करीब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इस जगह को माना गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब
It divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये हमारी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्सा है जिस हिस्से में इंडिया आता है, उस हिस्से को कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जिस हिस्से में अमेरिका आता है उस हिस्से को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से ये जो ग्रीनविच से गुजरने वाली जो जीएमटी लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है लॉन्गिट्यूड्स की। अब ये 0 लाइन है तो इससे बहुत आसानी हो गई अब किसी भी जगह को लोकेट करने में। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. अब जैसा कि हमने लैटिट्यूड्स पढ़ते वक्त क्या देखा था, जब हम किसी भी लैटिट्यूड को डिग्री में बताते हैं 30 डिग्री, तो हमें बताना पड़ता है 30 डिग्री ऊपर की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर 30 डिग्री साउथ की तरफ या नीचे की तरफ। उसी तरीके से हमें ये जिस तरीके से बताना होता है ऊपर या नीचे, उसी तरीके से हमें लॉन्गिट्यूड्स में, अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड मैप में जब लॉन्गिट्यूड्स दिखाए जा रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि जो 0 डिग्री लाइन है जीएमटी की, तो हम उसके ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं। क्योंकि अगर हम 30 डिग्री बोलें तो 30 डिग्री ईस्ट भी हो सकता है और 30 डिग्री वेस्ट भी हो सकता है। इस वजह से जब भी किसी लॉन्गिट्यूड का जिक्र होता है तो उसके बाद या फिर लेटर ई लगाया जाता है, ई यानी कि ईस्ट, और या फिर W लगाया जाता है, W यानी कि वेस्ट। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब बाय यूजिंग दिस ग्रिड ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब किसी भी जगह को लोकेट करना बहुत आसान है इस ग्रिड का यूज़ करके, जो कि बनती है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स से मिलके। ग्रिड यानी कि एक जाल। अब जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। सिंपल सा चीज़, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका। मैं सिंपल ऊपर ऊपर से बस बता रहा हूँ। इधर रहा अफ्रीका, ये रहा यूरोप, इधर एशिया, चाइना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका। ऊपर ऊपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये एक वर्ल्ड मैप है। अब हमें धुबरी को लोकेट करना है। अब उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें, इक्वेटर बनाते हैं। इक्वेटर अफ्रीका के इधर से होता हुआ गुजरता है इंडिया के नीचे से। ये लाइन है इक्वेटर की लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इंडिया से होते हुए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, हमें कहाँ पहुँचना है? धुबरी इन असम, जो कि 26 डिग्री नॉर्थ पे है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें कहाँ जाना है? 26 डिग्री नॉर्थ। तो इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा, तो मतलब करीब करीब इस लाइन में, ये जो मैं लाइन रेड मार्कर से बना रहा हूँ, इस लाइन में हमें जाना है। ये जो लाइन है धुबरी इसी लाइन में कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ये 26 डिग्री नॉर्थ पे है। अब 90 डिग्री ईस्ट। अब दूसरी बात करते हैं जीएमटी लाइन की। जो जीएमटी लाइन है वो है करीब करीब यहाँ पे। जीएमटी लाइन हमें कहाँ जाना है? 90 डिग्री ईस्ट। इस लाइन के इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो हमें 90 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा हमें वो देखना है। और 90 डिग्री ईस्ट पे जो हमें लॉन्गिट्यूड पड़ेगा पहले उसे मार्क कर लें। और ये दोनों जहाँ मीट करेंगे, 26 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जगह होगी धुबरी। इस तरीके से अब ये जो जाल बना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, इस तरीके से इस ग्रिड का यूज़ करके या फिर इस जाल का यूज़ करके हम किसी भी जगह को आराम से लोकेट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, कि लॉन्गिट्यूड्स का टाइम से क्या रिलेशन होता है। द सन इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। द शैडो कॉज्ड बाय द सन इज शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट।
जो हमारा सन है वो हमेशा से हमारे लिए बहुत एक टाइम कीपर रहा है कि उसे देख के हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। द शैडो कॉज्ड बाय द सन इज शॉर्टेस्ट एट द नून। दोपहर के टाइम पे जो परछाई सूरज की वजह से बनती है किसी भी चीज़ की, वो परछाई सबसे ज़्यादा छोटी होती है दोपहर के टाइम पे, और वो परछाई सबसे ज़्यादा लंबी होती है या फिर लॉन्गेस्ट होती है सनराइज़ के टाइम पे जब सूरज उग रहा होता है, या सनसेट के टाइम पे जब सूरज डूब रहा होता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, that is noon, all the places along its meridian will have midday or noon. जो वर्ल्ड मैप में जो ग्रीनविच मीन लाइन जो लाइन है उसमें अगर दोपहर हो रही हो तो उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगहें होंगी वहाँ दोपहर ही हो रही होगी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनमें टाइम सेम रहता है। टाइम इज़ द सेम इन ऑल प्लेसेस विच फॉल इन सेम लॉन्गिट्यूड। एक ही लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगहें होंगी उनका टाइम सेम ही होगा। अगर किसी लॉन्गिट्यूड में किसी जगह में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगह हैं वहाँ दोपहर के 2 ही बज रहे होंगे। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द कंट्रीज इन द ईस्ट गेट्स सनराइज अर्लियर दैन वेस्टर्न कंट्रीज। हमारी जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। अब इसको अगर हम अपने कन्वेंशन में देखें कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो अगर एक वर्ल्ड मैप बनाया जाए तो उसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं तो हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो मतलब जो हमारा ईस्टर्न पोर्शन है हमारी दुनिया का, इस ईस्टर्न पोर्शन में ये पहले फेस करती है सूरज को। अब क्योंकि ये पहले फेस करती है सूरज को, इस वजह से जो दुनिया का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पहले सूरज उगेगा, पहले वहाँ सुबह होगी जो दुनिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट है। इसी वजह से जापान एंड अरुणाचल प्रदेश आर कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो सके और बेहतर ढंग से। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं क्योंकि जापान का जो सूरज उगता है माना जाता है कि सबसे पहले सूरज यहाँ उग रहा है किसी भी पर्टिकुलर दिन का। जापान में जब सुबह होती है तो बाकी जगहों में उस टाइम पे रात चल रही होती है। जापान में जब सूरज होती है फिर धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ता है। अब जैसे इंडिया में जब सुबह होती है उस टाइम पे जापान में सूरज अच्छा खासा चढ़ चुका होता है। उसी दिन की सुबह मान लीजिए जब लंदन में होगी तब तक जापान में दोपहर से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका होगा। तो हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट में पहले सुबह होगी, पहले वक्त शुरू होगा, पहले दिन शुरू होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इनफैक्ट इसके नाम का ही मतलब यही है, अरुण यानी कि सूरज, अरुणाचल यानी कि जहाँ से सूरज उग रहा है। Those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, ग्रीनविच के ईस्ट में जितनी भी जगहें हैं वहाँ पहले सूरज उगता है, वहाँ पहले दिन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वो तमाम जगहों का जो वक्त होगा वो ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। समझ रहे हैं? अगर ग्रीनविच में सुबह हो रही है तो इसका मतलब इसके ईस्ट में जितनी भी जगहें हैं, मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया भी ईस्ट में आता है, तो ग्रीनविच में अगर सुबह हो रही है तो हमारी इंडिया में सुबह ऑलरेडी हो चुकी होगी उससे पहले ही। अब अगर बात करें कि अच्छा टाइम कितना आगे होता है, ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। हमारी अर्थ एक पूरा चक्कर जो है रोटेट करती है, तो रोटेट करती है 360 डिग्री, और 360 डिग्री रोटेट करने में उसे लगते हैं 24 घंटे। ठीक है, इस लिहाज से एक घंटे में वो रोटेट करेगी 15 डिग्री, या फिर यूँ कह लीजिए 15 डिग्री रोटेट करेगी एक घंटे में, और
1 डिग्री रोटेट करेगी 4 मिनट में। ये स्टैट्स है। अब इन स्टैट्स का यूज़ करके अगर हम पता लगाने की कोशिश करें कि अच्छा, अगर ग्रीनविच में मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, वो क्रिकेट मैच ग्रीनविच में या इंग्लैंड में शुरू हो रहा है दोपहर के 2 बजे से, और पूछा जाए कि इंडिया में वो कितने बजे से देखा जा सकता है, इंडिया में उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा जब वहाँ 2 बज रहे होंगे। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? 0, ठीक है, 0 डिग्री पे है। अब इंडिया जो है, इंडिया का टाइम क्या है, मतलब लॉन्गिट्यूड, इंडिया करीब करीब 83 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक। तो अब ग्रीनविच में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इंडिया में दोपहर का 2 बहुत पहले बज चुका होगा, बहुत पहले दोपहर का 2 बज चुका होगा। इसका क्या मतलब कि जो टाइम इंडिया में होगा वो 2 बजे के बाद का ही होगा, 2 बजे से पहले का नहीं हो सकता है। अब कितना आगे है? इंडिया 83 डिग्री ईस्ट पे है, हमें 83 डिग्री ईस्ट आना है, तो कितना टाइम हम क्रॉस करेंगे? तो पहले 15 डिग्री के हम सेट्स बना लेते हैं। तो इसे 15 × 5 हम कहाँ पहुँचे? 75 तक। 75 प्लस 75 के आगे कितना? 8 डिग्री। अब 15 डिग्री 1 घंटा, तो मतलब करीब 5 घंटा तो हम आगे हो गए ग्रीनविच टाइम से यहाँ पे, प्लस 8 डिग्रीज। अब 1 डिग्री 4 मिनट का होता है, तो 8 डिग्री कितने के होंगे? 32 मिनट्स। समझ रहे हैं? अब इंडिया का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे 32 मिनट आगे होगा। आगे होगा क्या मतलब? वहाँ पे अगर सुबह हो रही है तो यहाँ सुबह हो चुकी है, और सुबह हो चुकी है इसका मतलब वहाँ अगर सुबह का 7 बज रहा है तो उस 7 में ऐड कर दीजिए 5.5 घंटे। वहाँ 7 बज रहा है तो यहाँ 12:30 बज रहा होगा दोपहर का। अगर वहाँ दोपहर का 2 बज रहा है तो इंडिया में दोपहर का 2 बहुत पहले ही बज चुका होगा। तो वहाँ दोपहर का 2 बज रहा है तो इंडिया में दोपहर का 2 तो बहुत पहले बज गया होगा, और कितना टाइम जा चुका होगा? 5.5 घंटे। मतलब इंडिया में क्या होगा? 7:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो आप समझ गए ये जो पूरा कैलकुलेशन है लॉन्गिट्यूड्स का रिलेशन टाइम के साथ। अब अगला टॉपिक है, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? India is a vast country. Latitude 68 degree in Gujarat to 97 degree in Arunachal Pradesh. इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, और ये शुरू कहाँ से होता है? गुजरात में जो लैटिट्यूड है वो है 68 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिखा है, ये लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। गुजरात का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री और अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री। समझ रहे हैं? 68 से 97 करीब करीब 30 डिग्रीज का स्पैन कवर करता है हमारा देश। There is a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local timings of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. अब हर जगह का अपना एक लोकल टाइम होता है, ठीक, वहाँ पे जहाँ सूरज की पोजीशन होगी उसके लिहाज से। तो इंडिया में अब क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड का फ़र्क है गुजरात और असम, तो यहाँ पे टाइम के लिहाज से कितना फ़र्क आता है? 1 घंटे 45 मिनट। मान लीजिए असम में सुबह का 8 बज रहा है, ठीक है। अब असम में सुबह जल्दी हो जाएगी, गुजरात में सुबह देर से होगी। तो अगर असम में सुबह का 8 बज रहा है तो गुजरात में उस टाइम क्या हो रहा होगा? करीब करीब 6:15 या 6:30 हो रहा होगा। इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है इंडिया में एक देश के अंदर खुद। इस वजह से Thus it is very difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. अब जब इतना टाइम डिफरेंस है तो अगर टाइम टेबल बनाया जाए ट्रेन्स का, ट्रेन्स बहुत कम टाइम में बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं, तो जब ट्रेन्स का टाइम टेबल बनाया जाएगा और हर जगह का टाइम अलग होगा
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ट्रेन एक जगह से चलेगी, दूसरी जगह पहुंचेगी, तो जो टाइम महसूस करना चाहिए पैसेंजर्स को, वो दूसरी जगह उतरेंगे और देखेंगे यहाँ टाइम बिल्कुल अलग हो रहा है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए आपको किसी काम के लिए जाना है, आपको कहा जाए कि आपको इतने बजे पहुंचना है, आप ट्रेन में बैठे और आप जाके देख रहे हैं वहाँ टाइम बिल्कुल अलग है, पहले हो गया या बाद में हो गया, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ से। इस वजह से सब जगहों का टाइम एक होना चाहिए। एक होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि सब जगह 5 ही बज रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी सब जगह का टाइम एक सिस्टम से चलना चाहिए। तो इस वजह से अब क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी होती थी ट्रेन्स का टाइम टेबल ये तैयार करने में, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। अब इंडिया इतना बड़ा देश है कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर कर रहा है, तो अब करीब करीब 1.25 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में। तो किया क्या जाए, एक टाइम फॉलो करना है पूरे देश को, जिससे कि पूरे देश में कोई गड़बड़ी ना हो, आराम से हर चीज़ स्मूथली हो सके। तो देश के बीचों बीच में से ये डिसाइड किया गया कि एक सेंट्रल मेरिडियन ढूंढा जाएगा और उसका टाइम माना जाएगा पूरे देश के लिए एज अ स्टैंडर्ड टाइम। पूरा देश उस टाइम को फॉलो करेगा जो कि उस सेंट्रल मेरिडियन से गुजरेगा।